हेलो एवरीवन। पृथ्वी पर जीवन को शुरू हुए लगभग 4 बिलियन साल हो चुका है और तब से लेके आज तक न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करके और कितने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल के जीवन उस जगह पे पहुंचा है जिसे आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जिससे आपका और मेरा अस्तित्व संभव हो पाया है। पर इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि जीवन शुरू कैसे हुआ। इस बात को लेकर दो मेन थ्योरीज है। सबसे पहला है द क्रिएशनिज्म थ्योरी, जिसके हिसाब से एक सुप्रीम बीइंग यानी कि ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को क्रिएट किया और बहुत से रिलीजियस लोग इस थ्योरी में विश्वास करते हैं। और दूसरी है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसके हिसाब से जीवन इवोल्यूशन के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ है और आज के समय पे लगभग 97% साइंटिस्ट इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। फेमस नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मेंशन किया था कि गैलापागोस द्वीप के यात्रा के दौरान जब उन्होंने पक्षियों के एक प्रजाति फिंचेस का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अलग अलग द्वीप पे पाए जाने वाले फिंचेस के चोंच का आकार उनके खाने के स्रोत के हिसाब से अलग अलग है। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एडेप्टेशन से ये साबित होता है कि हर ऑर्गेनिज्म हल्के हल्के चेंजेस करके पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता है। पर आज भी कई लोग इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानने से इनकार करते हैं। वो लोग इस बात को कि बंदर इंसानों के पूर्वज हैं, इसे अपने और ईश्वर के प्रति अपमान के रूप में देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फेक है या फैक्ट है। क्या सच में बंदर और चिंपांजी इंसानों के पूर्वज हैं? और क्या ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को उनके वर्तमान रूप में ही बनाया था या ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे अडेप्ट करके और चेंजेस लाके आज के इतने सारे स्पीसीज को जन्म दिया है? हमारे इतिहास के अधिकांश हिस्सों में लोग ये मानते थे कि पृथ्वी पर जीवन एक जैसा रहता है और हर लिविंग बीइंग जब से इस धरती पे आया है तब से लेके आज तक उसी रूप में बिना किसी बदलाव के स्थित है। इतिहास में हर सभ्यता में कुछ न कुछ रचनात्मक कहानियां रही हैं। प्राचीन ग्रीक, रोमन और हिंदू सभ्यताओं में क्रिएशन को लेकर कई किस्से मिलते हैं। हर एक रिलीजन का इस विषय में अपना एक नजरिया होता है, पर जो चीज इन सभी को कॉमन बनाती है वो है एक हायर पावर की एग्जिस्टेंस जो हर धर्म के हिसाब से प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करती है और वो ही हर एक चीज के क्रिएशन और जीवन के लिए जिम्मेदार है। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल नाम के शिप पे अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस किए जो उनके सोच को बदलने वाले थे। उन्होंने अपने फेमस किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मेंशन किया और अपने थ्योरी में कहा कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा प्रजातियां धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती हैं। उन्होंने समझाया कि एक स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से अपने शरीर में हल्के हल्के चेंजेस करते हैं जो उनको जीवन जीने में मदद करती है और ये चेंजेस DNA की मदद से उनके आने वाले पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। यही हल्के हल्के चेंजेस कई पीढ़ियों तक पास होने पे इतनी ज़्यादा बदल जाती हैं कि वो नया स्पीसीज अब अपने शुरुआती पूर्वज से कई हद तक अलग लगने लगता है। यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। इसलिए कई बार देखा जा सकता है कि एक पूर्वज के कई अलग अलग वंशज हो सकते हैं जो एक दूसरे से कई हद तक या फिर पूरी तरह से अलग हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में सिर्फ वही स्पीसीज जिंदा रहेंगी जिन्होंने समय के हिसाब से खुद को ढाला और बदलते चेंजेस को अडेप्ट कर पाए, और जिन स्पीसीज ने चेंजेस नहीं किए वो समय के साथ विलुप्त हो गई और आज के समय पे हमें सिर्फ उनके फॉसिल्स मिलते हैं। डार्विन का मत था कि यही नेसेसरी चेंजेस प्रजातियों के स्थायी विकास का कारण है और इस चीज को उन्होंने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। और आगे जाके इस टर्म का एक और टर्म निकला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस वर्ड को कई लोग फिजिकल फिटनेस और बॉडी बनाने से जोड़ देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा, लेकिन यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ असल में इसका मतलब है कि अपने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से जीने के लिए फिट होना। तो जो अपने परिवेश के हिसाब से फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। जैसे अगर किसी एरिया में खाने की कमी है और खाना वहाँ कम मात्रा में पैदा होता है तो वहाँ वही सर्वाइव करेगा जिसका बॉडी साइज छोटा है और जो कम खाना खा के ही जीवित रह सकता है। नेचुरल सिलेक्शन और अपनी बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस को लेकर डार्विन ने प्रेजेंट किया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी में उन्होंने 3 मेन पॉइंट्स कहे। सबसे पहला, वेरिएशन एग्जिस्ट। किसी भी प्रजाति के अलग अलग ग्रुप में कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे फिंचेस में हमने देखा चोंच के आकार को लेके, वैसे ही इंसानों में आप देख सकते हैं आंखों के, बालों के या शरीर के रंग को लेके। दूसरा टर्म है हेरिडिटी। इसके हिसाब से जो भी अंतर ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो जीन्स और DNA की मदद से माता पिता से संतानों तक पहुंचते हैं। तीसरा टर्म है डिफरेंशियल सर्वाइवल। इसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जीने के लिए अनुकूल होगा वही सर्वाइव करेगा और उसकी आबादी बढ़ेगी। यही वजह है कि वो फिंचेस जिनके चोंच का आकार उनके खाने के हिसाब से था वो विकसित हो गए और उन्होंने अपने गुणों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया।
जिससे आज हमें फिंचेस की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इवोल्यूशन को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2003 से लेकर 2004 के बीच SARS-CoV-1 नाम का वायरस दुनिया में फैला था, जिसकी उस समय वैक्सीन डेवलप कर ली गई थी। पर 16 साल के बाद 2019 में उसका इवॉल्व वर्जन SARS-CoV-2 फिर से फैला, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस वायरस पे SARS-CoV-1 के लिए जो भी वैक्सीन बनाए गए थे वो सारे बेअसर थे। इसका साफ मतलब ये है कि इन 16 सालों में उस वायरस ने खुद को इस वैक्सीन से बचने के लिए अडेप्ट और चेंज किया, और वही हमें कोविड-19 के रूप में दिखा। जरा सोचिए, एक कुत्ते और एक भेड़िए के बीच का अंतर। आज के डॉग्स वुल्फ्स के ही इवॉल्व डिसेंडेंट्स हैं, जिन्होंने इंसानों की बढ़ती आबादी के साथ खुद को ढाल लिया ताकि वो इंसानों के बीच आराम से रह सकें। इंसानों में इवोल्यूशन को लेकर एक बहुत ही फेमस धारणा ये है कि इंसान बंदरों और चिंपांजीज के वंशज हैं, पर रियलिटी में ये पूरी तरह से सच नहीं है। काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज के बाद ये पता चला है कि इंसान, बंदर और चिंपांजीज के एक ही कॉमन एंसेस्टर हैं, जो आज के दिन पे जिंदा नहीं है। आज के समय में जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए एनालिसिस जैसे एडवांस टेक्निक्स ने इवोल्यूशन के सिद्धांत को और भी मजबूत सबूत दिए हैं, जिससे अगर हम इंसानों और चिंपांजीज के डीएनए का मिलान करें तो हमें पता चलता है कि इंसानों और चिम्प्स के 98% डीएनए सिमिलर हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि इंसानों और चिंपांजीज के एक ही कॉमन एंसेस्टर्स थे। इवोल्यूशन को आप एक पेड़ के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पेड़ के बीज ने, यानी कि एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स ने सभी स्पीसीज को जन्म दिया, और धीरे धीरे विकसित होने पे आज के दिन इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो आज के दिन मौजूद स्पीसीज हैं। और इस बीच कई स्पीसीज आई और विलुप्त हो गई, क्योंकि वो बदलते वातावरण और परिवेश के हिसाब से खुद को ढालने में सफल नहीं हुई, और जो सफल हुई वो सरवाइव कर पाई और आज तक सरवाइव कर रही हैं। फॉसिल्स के अध्ययन से भी इवोल्यूशन को काफी सपोर्ट मिलता है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स, जो एक डायनासोर था, वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच के इवोल्यूशन को दिखाता है, और इंसानों के पूर्वजों के फॉसिल्स से हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारे दिमाग का साइज धीरे धीरे बड़ा होते गया, जिससे कि हमें अलग अलग टूल्स यूज करने की कैपेसिटी मिली। ये सभी चीजें इवोल्यूशन का ही प्रमाण है। इतने सारे ऑब्जर्वेशंस और साइंटिफिक प्रूफ्स होने के बाद भी आज तक कई लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानने से इनकार करते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि फैक्ट है, ठीक बिग बैंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह, क्योंकि इसके कई सारे साइंटिफिक प्रूफ्स मौजूद हैं। और ये कदापि जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन की थ्योरी भगवान के अस्तित्व को नकारती हो, क्योंकि भले ही क्रिएशनिज्म की थ्योरी, यानी भगवान ने सभी जीव जंतुओं को उनके वर्तमान रूप में ही बनाया है, वो गलत साबित हुई हो, लेकिन फिर भी इससे भगवान के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठता, क्योंकि ईश्वर की बनाई गई प्रकृति और प्रकृति के नियम ही हैं जिन्होंने इवोल्यूशन को पॉसिबल किया है। क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भले ही ये प्रमाणित करती हो कि इवोल्यूशन होता है, पर वो ये नहीं समझाती कि इवोल्यूशन क्यों और कैसे पॉसिबल है। आज भी साइंस कई सवालों के जवाब ढूंढने में असफल रहा है। अगर आप लाइफ के 4 बिलियन साल से होते आ रहे इवोल्यूशन को पूरे डिटेल में समझना चाहेंगे कि ऑर्गेनिज्म में कब और क्या चेंजेस हुए, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक वीडियो बना के उसे भी समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर्स ने कंप्यूटर्स को बदल के रख दिया, तो ये वीडियो जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।